तो इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहने वाला है यूरिनरी ब्लैडर का। बहुत टाइम बाद वाला लेक्चर है ये, तो ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यूरिनरी ब्लैडर अनाटमी बात करेंगे, जो थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होगा पैथोलॉजी का। देखिए हम पैथोलॉजी में डिस्क्राइब नहीं करने वाला, क्योंकि मैं हर चीज़ पैथोलॉजी पे डाल दूँगा तो पैथोलॉजी बहुत लंबी हो जाएगी। ये चीज़ जो हम पैथोलॉजी डिस्क्राइब नहीं करेंगे उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये अनाटमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए थोड़ा सी लोकेशन कहाँ होती है। तो लोकेशन तो जानते हैं पेल्विस रीजन पे होती है हमारे, जो इतनी पीवियस पैसेज के पोस्टीरियर वाली साइड होती है। क्या हमारा ब्लैडर की लोकेशन। ये ब्लैडर में आपको थोड़ा बहुत उसको पता होना चाहिए। यदि बड़ा क्वेश्चन है तो आपको सरफेस पता होना चाहिए, कौन सी सरफेस, सुपीरियर सरफेस हुई, एपेक्स हुआ, उसके अलावा पोस्टीरियर सरफेस है, इंफीरियर लेटरल सरफेस है, एंटीरियर सरफेस हुई, ये इंफीरियर लेटरल सरफेस, एंटीरियर सरफेस है। इस प्रकार हमारी चलती है सरफेस। तो मैं बात कर रहा हूँ ये डायग्राम तो होता है जिससे बन गया। आगे बात ये ध्यान रखो, तो लैंडमार्क याद रखना। पीछे की साइड क्या होती है हमारा यूरेटर होता है। ये पहचानने मेरा बनाने का उद्देश्य ये कि पीछे की साइड क्या होता है हमारा यूरेटर्स होते हैं। आगे की साइड क्या होता है हमारा मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट होता है। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट की बात करें चलो, तो मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट रेमिनेंट होता है किसका, एलेंटोइस का पार्ट होता है। एलेंटोइस यूरेटस का पार्ट होता है। पोस्टीरियर सर्फेस पर बात करके चलें तो मैं बताया था यूरेटर वगैरह जो निकलते हैं जैसे ये कहते हैं सर्फेस के नाम पे क्या होगा। पोस्टीरियर सर्फेस किससे रिलेटेड होती है, पोस्टीरियर सर्फेस हमारी पोस्टीरियर सर्फेस होती है इस तरीके से रेक्टम से रिलेटेड। रेक्टम और यूट्रस के बीच में मैंने बताया था एक पाउच आता है जिसका नाम था रेट्रोवेसाइकल पाउच। रेट्रोवेसाइकल पाउच बातचीत कर चुके हैं हमने। और उसके अलावा सेमाइनल वेसाइकल भी होती है इस तरीके से। पोस्टीरियर सर्फेस आई, पोस्टीरियर सर्फेस किससे रिलेटेड होती है, जैसे मैं बात करके चलूँ थोड़ा सा आगे डायग्राम बनाता है। ये प्रोस्टेट आता है, प्रोस्टेट में फिर हमारा एक तो ये यूरेटर आगे जुड़ रहा है, ऊपर से पीछे से आगे जुड़ रही है सेमाइनल वेसाइकल्स। ये इस तरीके से रिलेशन में क्या आ गया, एक तो हमारा पीछे की साइड रेक्टम हो गया, रेक्टम है और पिछड़ ये पाउच है। तो पोस्टीरियर रिलेशन क्या हो गया हमारे इस तरीके से, थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं इससे। अब क्या हो गया हमारा सेमाइनल वेसाइकल हो गई। और यदि जैसे सुपीरियर साइड पर पहुँचे तो कैविटी मिलेगी। जैसे सुपीरियर देखें, जैसे थोड़ा सा ऊपर वाले पार्ट में देखें तो क्या मिलेगा हमको, पेरिटोनियम मिलेगा। पेरिटोनियम देखें, पेरिटोनियम का पार्ट होता है क्या, रेट्रोवेसाइकल पाउच, रेट्रोवेसाइकल पाउच। और ऊपर से रेक्टम देखने मिलता है ये पूरे तरीके से, उदाहरण में देखने मिलता है रेक्टम। ये हुए हमारे इस तरीके से पोस्टीरियर रिलेशन। नेक की बात करें तो इधर की साइड क्या थी हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड थी। मेरा मेन उद्देश्य इसमें यह है कि आपको समझाना कि इस तरीके से ये हमारी स्ट्रक्चर किस प्रकार रहती है, किसकी हमारी हमारा जो है क्या कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर की सरफेस है वो उसके रिलेशन किस पे रहते हैं, आसपास की स्ट्रक्चर कैसी ही रहती है ये। फिर हम बात करते हैं इनके इंफीरियर लेटरल सर्फेस की। जैसे हमने नेक की बात कर ली, बेस की बात कर ली इस तरीके से, मतलब पोस्टीरियर सर्फेस की बात कर ली इस तरीके से। हमने इसके नेक की बात कर ली। नेक पे क्या रहता है, मैं दोबारा बताता हूँ, प्रोस्टेट रहता है। और यदि फीमेल है, यदि बेसिस में, तो फीमेल में प्रोस्टेट ग्लैंड तो रहती नहीं। नेक पे यदि मान के चले तो हमने फिर दोबारा लिख देता हूँ,
नेक्स्ट पे यदि मेल है तो क्या रहेगा, पोस्टेड ग्रैंड रहेगी सीधे सीधे। ये फीमेल में तो प्रोस्टेट ग्लैंड होती नहीं, तो फीमेल है उसमें रहेगी हमारी ये तरीके से यूरोजेनेटर डायफ्राम। ये फिर इसकी सुपीरियर सरफेस पे बात करके चलें। सुपीरियर सरफेस पे होती है हमारे एक तरह से पेरिटोनियम, जिसमें कोलोन, इलियम वगैरह रहती है। ठीक है, फिर इसके बात करके चलें इसके इन्फीरियर लेटरल सर्विस की। इन्फीरियर लेटरल सर्विस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो कि क्या है उसके रिलेशन में क्या क्या आती है। उसके एंटीरियर साइड में क्या रहेगी, हमारे ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल रहती है। ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल के जो फेसिया, जैसे हमारा ऑब्टूरेटर इंटरनल फेसिया हुआ वो रहता है। ये चीज़ याद रखें। रेट्रोप्यूबिक फेसिया मैंने याद रखना, तो रेट्रोप्यूबिक फेसिया। उसके अलावा मैंने आगे तक इधर से बताया नहीं, तो वो एक तरीके से लिगामेंट जुड़ा रहता है, इस तरीके से सीधे प्रोस्टेट पे जुड़ा रहता है वैसे तो, लेकिन एंटी रिलेशन में आ जाता है वो, उसका नाम होता है हमारा प्रूवर प्रोस्टेटिक लिगामेंट। यानी कि इस तरीके से किससे जुड़ा है, पीविस सिम्पाइसिस से, और हमारा किससे एक तरीके से जुड़ा हुआ है। तो क्या रिलेशन रहते हैं इधर ये मतलब इन्फीरियर लेटरल सर्विस, इधर आगे चल के एंटीरियर सर्विस भी आ जाती है इस तरीके से। इन्फीरियर वाले के दो पार्ट हो गए इस तरीके से, उसमें बिल्कुल एंटीरियर वाला आ गया। एंटीरियर वाली साइड में क्या हो गया, जैसे इन्फीरियर लेटरल सर्विस है, उसमें तो दो पार्ट हो गए। तो फ्रंट पे आ जाता है, फ्रंट पे क्या देखने को मिलता है, फ्रंट पे हमको देखने को मिलता है हमको प्यूबिस सिम्पाइसिस। उसके अलावा क्या क्या, प्यूबिक प्रोस्थेटिक लिगामेंट। और क्या देखने को मिलता है हमको, रेट्रोप्यूबिक स्पेस, जो बीच में रहता है किसके, प्यूबिक सिम्पाइसिस और ब्लैडर के बीच में। पोस्टीरियर साइड पे बात करें चलें, पोस्टीरियर साइड पे बात करें चलें तो उसके बाद से जो हमें क्या देखने को मिलती है, सोचा ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल देखने को मिल रही थी स्ट्रक्चर के नाम पे। तो ऑब्टूरेटर फोरामेन से निकलती है, ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। उससे रिलेटेड में क्या, ऑब्टूरेटर फेशिया, और क्या आते हैं हमारी और जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेवेटर एनाई मसल बिलो की साइड में, ये बिलो थोड़ी सी बिलो रहती है, ज़्यादा कुछ खास जानने है नहीं है। मेन जो आता है वो आता है हमारा इस तरीके से लिगामेंट्स का। लिगामेंट का सिस्टम कैसे काम करता है, लिगामेंट्स में आप क्या रहते हैं एक तरीके से, कौन सा हमारा पोस्टीरियर लिगामेंट, जो कि किससे जुड़ेगा, हमारा पोस्टीरियर सरफेस से ये। और कौन से होते हैं हमारे लेटरल लिगामेंट ये। और कौन से होते हैं हमारे पीवो प्रोस्थेटिक लिगामेंट, जिसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ, पीविस सिम्पाइसिस से जुड़े रहते हैं। उसके भी दो पार्ट होते हैं, तो लेटरल पीवो प्रोस्थेटिक लिगामेंट, मीडियन पीवो प्रोस्थेटिक लिगामेंट ये। और हमारा लास्ट में क्या हो सकता है, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, जो कि इस बारे में हम शुरुआत में चर्चा कर रहे हैं, क्या था मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। तो लिगामेंट के नाम पे क्या क्या चीज़ें रहती हैं हमारी, ये तो रहते हैं हमारे लेटरल लिगामेंट। इसके अलावा पीवो प्रोस्थेटिक लिगामेंट, पीपीएल कर देते थे, इसमें ज़्यादा लेटरल रहता है, और इसके अलावा क्या रहता है, मीडियल रहता है ये। और इसके अलावा क्या रहता है हमारा मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट। और लास्ट में क्या रहता है हमारा पोस्टीरियर लिगामेंट। इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है किसका, इस तरीके से ट्रू लिगामेंट है। फॉल्स लिगामेंट के नाम पे फोल्ड आ जाते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास जानने का है नहीं है कुछ। ये ट्रू लिगामेंट आपको पता होना चाहिए। डायग्राम में बनाऊँ तो ये रहता है, डायग्राम जब भी बनता है तो लिगामेंट का इस प्रकार बनता है। तो इसके पीछे क्या आ जाता है हमारा, यदि यूट्रस है तो यूट्रस आएगा, नहीं है तो रेक्टम आएगा सीधे ये। तो पीछे की स्ट्रक्चर में बनाने ना भी ये होगा कैसा प्रकार लिगामेंट, पोस्टीरियर साइड जा रहा है तो पोस्टीरियर लिगामेंट। लेटरल में बता देते हैं इंफीरियर लेटरल सर्फेस कहते हैं, आगे की तरफ आती है, उसे सारे याद रख सकते हैं। लेटरल लिगामेंट आगे की तरफ आया, प्यूबो प्रोस्थेटिक मतलब प्यूबिस सिम्पाइसिस ऐसा वाला है ना, उससे जुड़े रहेंगे दोनों, लेटरल और मीडियल रहते हैं। ये क्या रहता है हमारा लेटरल लिगामेंट, और ये क्या रहता है हमारा क्या था, पोस्टीरियर लिगामेंट।
मीडियल लिगामेंट होते हैं ना, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट होता है खाली ये, जो कि इस तरह से एपेक्स से जुड़ा रहता है। ये बिल्कुल हमने बीच के स्ट्रक्चर की बात करी, एपेक्स हमने उड़ा दिया, कट सेक्शन करते इसलिए इसमें डायग्राम में दिख नहीं रहा है, बाकी हमने यहाँ पर दिखाई रखा है बढ़िया तरीके से। ये फिर हम आते तो इसी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे जो आती है वो देखने को मिलती है हमको म्यूकस मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ये क्या हमको पिंक कलर मेम्ब्रेन रहती है, जो कि क्या कहती है हमको ट्रांजिशनल एपिथेलियम के संग देखने को मिलती है ये। और ये क्या है कि एक एरिया को कवर करती है जिसको क्या कहते हैं हम एक तरीके से ट्राइगोन कहते हैं। एक ट्रायंगुलर एरिया को कवर करती है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन ये। और फिर उसके अलावा क्या रहता है हमारा मस्कुलर कोट रहता है। मस्कुलर कोट में क्या रहता है हमारे मसल्स रहती हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्शन डक्टस मसल की बात करी थी हमने, डक्टस मसल की कोट रहती है। जैसे मैं बात कर रहा बहुत ही बात है ना, एक तो क्या रहती है म्यूकस मेम्ब्रेन, ये किस में रहती है हमारे ट्रांजिशनल एपिथेलियम रहती है। मेन पॉइंट तो ये बताने का चाहिए कि कोई पता नहीं चाहिए, ट्रांजिशनल एपिथेलियम रहती है किसमें, ब्लैडर में। अब आप इतना तो जानते होंगे, वैसे आप थोड़ा सा पढ़ के आए हो तो भूल भाल भी गए होंगे, तो आप फिर दोबारा याद हो जाएगा क्या बात है, ऐसी बात नहीं। ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है यूटेरस के ज़्यादातर स्ट्रक्चरों में, यूरिनरी ब्लैडर हुआ, यूरेटर हुआ आगे चल के, तो उसमें क्या रहती है हमारे इस तरीके से ट्रांजिशनल एपिथेलियम रहती है, जो कि कवर करती है, कवर किसे करती है, ट्राइगोन को। ट्राइगोन का वाला पॉइंट याद रखना है। ट्राइगोन में सबसे पहला यूरिन आता है, जो कि क्या एक तरीके से उतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है ये सीधे ही बढ़ता है ये, मतलब इसमें क्या कि ब्लैडर रिलैक्स रहेगा तो वहाँ पे ट्राइगोन के नीचे तो नहीं जाएगा। ट्राइगोन मतलब एक एरिया ऐसा रहेगा जो कि मतलब वो ऐसा नहीं है कि जब कोई जो खाली रहेगा, मतलब हकीकत में ऐसा नहीं है कि यदि ब्लैडर में ब्लड वो क्या कहते हैं यूरिन बन नहीं रहा तो हकीकत में बिल्कुल पचक गया ब्लड, तो बिल्कुल नहीं पचकता। उसका कारण ये ट्राइगोन एक एरिया रहता है प्रॉपर एकदम, जिसमें क्या कि तरीके से ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम नहीं होती। फिर क्या होती है मस्कुलर होती है, मस्कुलर कोट होता है। मस्कुलर कोट में नाम ध्यान होना है, क्या नाम मसल का नाम क्या होता है, ब्लैडर की डक्टस मसल, डक्टस मसल। ये डक्टस मसल में क्या रहती है, किस प्रकार की सिस्टम रहता है, आउटर लॉन्गिट्यूडल, मिडल सर्कुलर, इनर लॉन्गिट्यूडल। ये आउटर रहते कॉमा इनर कैसी रहती है हमारी लॉन्गिट्यूडल, और मिडल कैसी रहती है हमारी सर्कुलर। ये एक तरीके से बात हुई है हमारी किसकी, इस तरीके से। तो थोड़ा सा लास्ट में बात करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन मस्कुलर कोट का। लास्ट में एडवेंटिशिया जो होता है, एडवेंटिशिया बनता है हमारा फाइब्रोइलास्टिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। ये है तो इस प्रकार हमारा इसका खत्म हुआ। मेन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या पूछ सकता है प्रॉपर, जो मेरे ख्याल से आएगा ही आएगा ब्लैडर में से, वो है इस तरीके से नर्व सप्लाई ऑफ ब्लैडर। नर्व सप्लाई ऑफ ब्लैडर में से भी आपको दो ब्लैडर आपको याद रखने हैं, एक कहते हैं ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स ब्लैडर और उसके अलावा ऑटोनोमस ब्लैडर। ये कॉन्सेप्ट भगीरथ फिजियोलॉजी में पूछा जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा फिजियोलॉजी रिलेटेड है। उस जगह मैंने चर्चा नहीं करी है तो मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ, यहाँ चर्चा करूँगा वहीं पर चर्चा करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना, हम एक चीज़ की चर्चा 5-5 जगह नहीं करेंगे, एक चीज़ की चर्चा हम एक ही जगह करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ बार बार, और याद रख हो नहीं हो काफ़ी हद तक वो थ्योरी पॉइंट है, याद समझने लायक कुछ है नहीं है ना, तो बस सीधे लिखे आओ, कुछ खास मतलब है नहीं उसका। अब जो पॉइंट बना रहा हूँ उसकी इम्पोर्टेंस अपने आप में है, वो है हमारी नर्व सप्लाई ऑफ ब्लैडर। नर्व सप्लाई ऑफ ब्लैडर में वजह से सिंपैथेटिक रहती है। सिंपैथेटिक किससे रहती है हमारी, T11 से लेकर किसमें L2 तक, T11, T12, L1, L2। सिंपैथेटिक सप्लाई में कहा जाता है हमारा इस तरीके से, जो कि हमारा सप्लाई करती है, नेगेटिव आउटपुट देती है किसको, हमारे डक्टस मसल को।
और पॉजिटिव आउटकम दिखती है हमारे किसको, इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर को। पैरासिम्पैथेटिक की बात करें चलो, तो इस तरीके से वो नेगेटिव आउटकम किसको देती है, हमारे इधर इंटरनल यूरेथ्रा स्फिंक्टर को। पॉजिटिव आउटकम किसको देती है, हमारे डॉर्टूस मसल को। ये तो हमारे इस तरीके से पैरासिम्पैथिक सिम्पैथिक की होता है, तो इसकी रहती है S2 से लेकर S4। ये याद रखना जरूरी है, दोनों में बता रहा हूँ किसकी मैंने T11 से बात की थी, T11 से L2 तक किसमें आती है सिम्पैथेटिक, और पैरासिम्पैथेटिक थी S2 से लेकर S4 तक। और फिर अब बात करके चले हम इसकी क्या कहते हैं वॉलेंट्री सप्लाई। वॉलेंट्री वो भी एक तरीके स्पाइनल नर्व के नाम पर लोअर मोटर न्यूरॉन है, एंटीरियर हॉर्न से जुड़ता है। अब ये पूरा प्रॉपर समझाने के वाला है नहीं है, ये फिजियोलॉजी वाला पॉइंट है, आप समझना। वो किसको सप्लाई करती है, हमारे एक्सटर्नल यूरेथ्रा स्फिंक्टर को। इंटरनल और क्या कहते हैं डॉर्टूस मसल से कोई रिलेशन नहीं है इसको। वो किसको सप्लाई करती है, हमारे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर को। ये वॉलेंट्री के नाम पे बात कर जो ये चीज भी होते हैं ना, ऊपर मोटर न्यूरॉन खांसी डेवलप होगा, यहाँ पे सही इंजरी इधर लोअर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर इंजरी डेवलप होगी, मतलब एंटीरियर हॉर्न के बाद से, मतलब एंटीरियर हॉर्न से पहले तो अपर मोटर न्यूरॉन का शुरू किया जाएगा, इधर एंटीरियर हॉर्न के बाद से लोअर मोटर न्यूरॉन है। लेकिन वो ऊपर भी खाता गया ना, ये भी तो आता है ऊपर में ब्रेन स्टेम तक खाता जा रहा है, तो उसमें एरिया रहता है प्रॉपर। जैसे वॉलेंट्री कंट्रोल है तो एरिया कंट्रोल करेगा ब्रेन का, उसका नाम ये याद रखना है, वो आता है हमारा मैच्यूरेशन सेंटर, जिसे कहते हैं पैरासेंट्रल लोब्यूल। किसके द्वारा कंट्रोल होता है, मैच्यूरेशन पैरा सेंट्रल लोब्यूल। तो इस प्रकार हमारे कंट्रोल होता है हमारे यूरिन का, यूरिन के आउटफ्लो का कंट्रोल होता है। जो क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है वो कभी नहीं पूछता है इसको, बहुत आसान है इसको बताना। क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है हमारे हमसे न्यूरोजेनिक ब्लड। ये फिजियोलॉजी में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कौन सा डाटा था जो कि फिजियोलॉजी से ही रिलेशन है, तो इसे एनाटॉमी अच्छे तरीके से रहा है। क्वेश्चन एनाटॉमी के लिए ही इंपॉर्टेंट है, फिजियोलॉजी में मैंने देखा नहीं इसको पूछते हुए, ये एनाटॉमी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है हमारा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर। न्यूरोजेनिक ब्लैडर क्या कहता है हमारा, न्यूरोजेनिक ब्लैडर है, मैंने जैसे लीजन की बात करके चलिए, तो हम दो प्रकार के लीजन की बात करके चलते हैं। एक होता है हमारा अपर मोटर न्यूरॉन लीजन, और एक होता है हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। ये चीज़ तो आपको पता ही है ना, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन कब डेवलप होता है, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन डेवलप होता है या तो स्पाइनल लेवल पे ही सेक्शन किया जाए, ये थोड़ा सा स्पाइन जो है जहाँ पे इस तरीके से क्या कहते हैं मैं एंटीरियर हॉर्न से जुड़ रहा है, इस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, इस तरीके से प्राइमरी मोटर न्यूरॉन से सेकेंडरी मोटर न्यूरॉन में ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इन सिनेप्स का उसके ऊपर यानी कि अपर मोटर पे एक तरीके से इंजरी हो जाए किसी प्रकार की, उससे कहेंगे हम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। और उसके नीचे भी हो जाए, मतलब इस तरीके से स्पाइनल कोड से यानी कि यूजुअली कहा जाए इस तरीके से स्पाइनल कोड से जब नर्व निकल गई उसके बाद यदि उसकी इंजरी हो रही है तो उसे हम एक तरीके से लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में कंसीडर करते हैं। ये आप पॉइंट समझिए, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन किसे कहते हैं और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन किसे कहते हैं। ये कोई ये चीज़ समझ में आना जरूरी है, मेन अपर मोटर न्यूरॉन लीजन और लोअर मोटर न्यूरॉन बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसे आप गलत नहीं कर सकते हैं। कन्फ्यूजिंग हो सकता है ये आपके लिए यदि आपने ढंग से पढ़ाई करी नहीं है। फिर हम आता है तो पहले ऑटोमेटिक ब्लैडर। ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स ब्लैडर में क्या करता है, इसमें क्या होता है हमारा अगर वो मैच्योरेशन सेक्टर ट्रांजेक्शन हो जाता है।
मिचुरेशन में इसमें काफ़ी क्लियर नाम गलत रखा था। ट्रांजिशन वन S2 से लेकर S4 याद रखना, मिचुरेशन का पार्ट था। S4 से लेकर S4 तक क्या क्या होता है, ट्रांजिशन हो जाता है। ट्रांजिशन का मतलब है कि इस तरीके से अब अपर मोटर है वो इस तरीके से काम नहीं करेगी। ये लेकिन जो रिफ्लेक्स का प्रदान है वो इस तरीके से चलता रहेगा। कैसे चलता रहेगा? क्योंकि सिंपल सी बात है, जो रिफ्लेक्स करने के लिए जो आती है हमारे इस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड से आती है, और उसका जो आउटपुट होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के लोअर मोटर न्यूरॉन से ही निकल जाता है। उसके लिए अपर मोटर न्यूरॉन की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में हमने चर्चा करी थी जब हम स्पाइनल रिफ्लेक्स के बारे में बातचीत करी थी। रिवाइज कर लेना, काफ़ी थोड़ा टाइम हो गया उसको पढ़े हुए। वो मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ेंगे तो याद रहेंगे, पढ़ते रहिए बार बार। ये इसमें क्या एक तरीके से क्या हो गया, हमारा रिफ्लेक्स वाला सिस्टम है वो आपको एक्टिवेट हो जाएगा। और रिफ्लेक्स कैसे रहेंगे हमारे को, रिफ्लेक्स कैसे रहेगा, रिफ्लेक्स होंगे वो ज़्यादा एक तरीके से ज़्यादा तीव्र होंगे। क्योंकि एक तरीके से अपर मोटर न्यूरॉन में बता रहे काफ़ी सारे इनहिबिटरी आउटपुट भी आता है, तो इनहिबिटरी आउटपुट है वो इस तरीके से नहीं मिलेगा। ये ठीक है, इस तरीके से क्या रहेगा हमारा ब्लैडर किस पे वर्क करेगा, ब्लैडर वर्क ऑन किस पे, इस तरीके से रिफ्लेक्स मैकेनिज्म जो होती है इस तरीके से उस पर काम करेगा। ब्लैडर एम्पटी जो होते हैं, ब्लैडर वर्क हो गया, ब्लैडर एम्पटी ऑन किस पे, रिफ्लेक्स पे। रिफ्लेक्स पे जो है ब्लैडर है वो हमारा एम्प्टी होगा। ये इसे कहते हैं हमारा ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स ब्लैडर, जिसमें एक तरीके से एवरी 1 से 4 घंटे के बीच में जो है हमारा ब्लैडर भरेगा और हमारा इस तरीके से अपने आप ही हमारा मैचुरेशन है वो कर देगा। वॉलेंटी कंट्रोल रहेगा कि नहीं रहेगा, इसमें वॉलेंटी कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने बता दी S2 से लेकर S3 तक वो हमारा वॉलेंटी कंट्रोल है वो जा चुका है। हाँ ये ठीक है। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का मतलब ये मत समझ लेना खाली तो वॉलेंटी कंट्रोल वाली बात होती है, और भी काफ़ी सारे फाइबर आते हैं, चर्चा करनी की जा चुकी है इसके, ये चीज़ है, इसलिए हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ऑटोमेटिक ऑटोनोमस ब्लैडर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ऑटोनोमस ब्लैडर, ऑटोनोमस ब्लैडर क्या कहता है हमसे, तो ऑटोनोमस ब्लैडर जो होता है हमारा इस तरीके से हमारे इसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है S2 से लेकर S4 सेगमेंट, यानी स्पाइनल कॉर्ड का डिस्ट्रक्शन हो गया। स्पाइनल कॉर्ड का डिस्ट्रक्शन हो गया इस तरीके से एंटीरियर हॉर्न है वही चला जाएगा, तो एंटीरियर हॉर्न और उससे आगे की नर्व दी इस तरीके से क्या होगा हमारा लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन। इसमें क्या होगा डिस्ट्रक्शन किसका, ऑफ किसका, S2 से लेकर S4 सेगमेंट का। तो S2 से लेकर S4 सेगमेंट का डिस्ट्रक्शन हो गया, जिसके कारण क्या होगा हमारे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म वही खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके लिए लोअर मोटर न्यूरॉन चलती है, उसमें अपर मोटर न्यूरॉन इम्पैक्ट होनी हो क्या फर्क पड़ता है, लोअर मोटर न्यूरॉन तो मेन है ही है ना। जैसे मैंने बात करी हमने कि इतनी ट्रांजिशन जब भी बात करते हैं कि तरीके से सुपर स्पाइनल उसकी जब भी और की बात करते हैं, लेकिन हम भी स्पाइनल की बात नहीं करते, क्योंकि हमें पता ही जब भी स्पाइनल यदि टूट गई हमारी तो कंट्रोल तो चला ही जाएगा ना, तब रिफ्लेक्स तो या कैसा भी हो, तो मेन तो आपको लोअर मोटर न्यूरॉन ही बचा रही है ना, अपर मोटर न्यूरॉन। हाँ ये जो ब्रेन का कंट्रोल रहेगा नहीं रहेगा वो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ है ना कि खाली ब्रेन के कंट्रोल नहीं होने से वो ज़्यादा बुरा है ना कि चीज़ें काम ही नहीं कर रही, भले कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही वो ज़्यादा बुरा है कि हमारा कंट्रोल में काम नहीं कर रहे, जो चीज़ काम ही नहीं कर रही है वो जाती है बुरी है ना। अब इसमें लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हो गया तो इस तरीके से वो सिस्टम जो है प्रॉपर वो काम ही करना बंद कर देगा हमारा। ये ना जैसे जो टॉयलेट आएगा सीधे बाहर निकल जाएगा, पेड़ना रोके गोली की तरह हमारे यही कर रहा है। तो ये ना ब्लैडर में जो हमारा इकट्ठा होकर इस तरीके से ब्लैडर चौड़ा होना था, फिर इतने रिफ्लेक्स जाना था, रिफ्लेक्स फिर आउटपुट आना था निकालने के लिए। हालांकि अब इसमें थोड़ा ज़्यादा तेज आउटपुट आएगा, जो ऊपर वाली बात यही थी। अब आप रोकने के नाम पे आप यदि रोक पाएंगे है नहीं उसको, क्योंकि अब एक तरीके से जो रिफ्लेक्स है वो इतनी काफ़ी तीव्र हो जाएगा। मैं अपर मोटर न्यूरॉन ले जाऊँ, लोअर मोटर न्यूरॉन ले जाऊँ, डिफरेंस में बातचीत करी थी इसकी ये। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें जो ब्लैडर है वो हमारा काम फंक्शनल था, इसमें जो है ब्लैडर है वो लगभग नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ये है
तो इस तरीके से इसमें क्या है, रिफ्लेक्स या हुआ या नर्वस कंट्रोल हुआ, किसी प्रकार का जो कंट्रोल है मैच्योरेशन पे लॉस हो जाएगा। ये जिसके कारण क्या होगा, हमारा जब भी ब्लड के अंदर टॉयलेट आए, मतलब तरीके से जो क्या कहते हैं हमारे यूरिन आएगा, वो सीधे ही बाहर निकल जाएगा। यानी कि तरीके से कंटिन्यूस लेवल पे वो कंटिन्यूस हमारा ब्लड जो किडनी है वो यूरिन प्रोड्यूस करती रहती है। तो कंटिन्यूसली हमारे कुछ ना कुछ ड्रिबलिंग होती रहेगी, किसके द्वारा, मतलब ब्लड के बाहर हमारे यूरेटर के यूरेटर के द्वारा ड्रिबलिंग है वो चलती रहेगी, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो इसलिए ये चीज़ ज़्यादा खतरनाक है पर्टिकुलर। इसमें तो ये आपको महसूस ही होगी कि क्योंकि हमारा वॉलेंट्री कंट्रोल है वो जा चुका है, लेकिन इसमें तो लगातार ही टॉयलेट निकल रहा है। ये चीज़ है। तो क्या कहते हैं, ऑल फंक्शन ऑफ ब्लैडर किस प्रकार हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। इसके कारण क्या देखो ना, कंटिन्यूस हो जाएगा, तो लगातार ड्रिबलिंग हो रही है, लगातार टॉयलेट निकला ही जा रहा है, निकला ही जा रहा है, ब्लैडर है नहीं है, एक ही बात हो गई इस तरीके से ये मान लीजिए। तो लॉ कंटिन्यूस ड्रिबलिंग फ्रॉम ब्लैडर। कंटिन्यूस ड्रिबलिंग कर रही है, तो कंटिन्यूस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन का करते हैं, तो कंटिन्यूस ड्रिबलिंग होती रहेगी। इसलिए इस प्रकार हमारा जो मेन पोर्शन था इस तरीके से एनाटॉमी का जो भी इम्पोर्टेंट था हमारे पढ़ाने का, वो हमने पढ़ा दिया है। और थोड़े बहुत हम एक तरीके से पैथोलॉजिकल एस्पेक्ट की बात करूँगा मैं, ताकि हमको आगे पढ़ाने में आसानी हो। ये क्योंकि आगे हम इतने सारे टॉपिक कवर नहीं कर सकते। सर्जरी में भी मैं खाली बस ट्रीटमेंट वगैरह को बताऊँगा, उसमें भी मैं एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं करने वाला। ये जो थोड़े बहुत बच्चे हैं उसको तो हम करेंगे तभी। इसका नाम है, हमारा पहला टॉपिक आता है हमारा एटोपिक वेसाइटिस। चलो इसके अगले पन्ने पे कर देते हैं, यहाँ पे घुसाना होगा तो यही घुसा, ठीक है यार। तो हमारा टॉपिक आता है हमारा एटो या वेसाई के। जब हम इसके डेवलपमेंट की बात करके एमरियोलॉजी हमारी चलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी एमरियोलॉजी। तब हम बात करेंगे जो डेवलपमेंट जो होता है एक तरीके से वो होता है हमारा यूरोजेनेटल साइनस से डेवलपमेंट होता है ब्लैडर का। ये किसको छोड़ के, एपेक्स से छोड़ के, क्योंकि एपेक्स है वो यूरेकस से डेवलप हो सकता है, हमने बताई थी। तो थोड़ा सा मैं डेवलपमेंट का पॉइंट ले देता हूँ उसमें पीछे से। तो यूरोजेनेटल साइनस से क्या डेवलप होता है हमारा ब्लैडर, जो क्या है कि हमारा वो जो हमारा एपेक्स है वो किससे डेवलप होता है, एलेंटोइस से या फिर एक तरीके से यूरोकस से डेवलप होता है। एपेक्स पे क्या जुड़ा रहता है हमारा, क्या है एक तरीके से मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल मीडियल, हम कहते हैं मीडियल यूरिनरी ब्लैडर, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट। तो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट जुड़ा रहता है, और इससे क्या होता है हमारा, ये एक रेमिनेंट है, मतलब रेमिनेंट के नाम पे एक तरीके से एपेक्स बच जाता है, बाकी वो तो पूरा ही चला जाता है ये। तो एक तरीके से हमारा यूरिनरी ब्लैडर में डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट भी थोड़ा सा पढ़ ही लेते थे, डेवलपमेंट ऑफ किसका, यूबी का। तो इसमें बात की जाए तो ब्लैडर जो है वो एक तरीके से होल ब्लैडर डेवलप फ्रॉम किससे, हमारा यूरोजेनाइटल साइनस, यूरोजेनाइटल साइनस से डेवलप होता है, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट एपेक्स। एपेक्स किससे डेवलप होता है, एपेक्स डेवलप होता है हमारा यूरेकस से। यूरेकस से नहीं बोले तो उसे बोलते हैं हम क्या, यूरेकस की जगह बोल सकते हैं हम एंटेलो वैलेंटाइन एलेंटोइस से, एलेंटोइस एलेंटोइस या यूरेकस से डेवलप होता है क्या हमारा। इसी तरीके से एलेंटोइस या यूरेकस पूरा पार्ट होता है, इस तरीके से लिगामेंट्स का प्रॉपर इस तरीके हिस्सा रहता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे तो एमरियोलॉजी तब करेंगे, लेकिन इसमें मान लीजिए बच्चा सब कुछ खत्म हो जाता है, बस खाली इसका एपेक्स वाला पार्ट रहता है ब्लैडर का, बाकी वो सारा लिगामेंट में कन्वर्टेड हो जाता है। ये यूरेकस का, यूरेकस की बात है ना, एलेंटोइस की बात नहीं कर रहे, एलेंटोइस की तो और भी पार्ट है। तो ये कि यूरेकस की बात कर रहे हैं।
अब आता है एटोपिया वैसाइकी में। एटोपिया वैसाइकी में क्या होता है हमारा, एक तरीके से वेंट्रल डिफेक्ट होता है हमारा, किसमें, यूरोजेनेटा साइनस का डेवलपमेंट में। वेंट्रल डिफेक्ट ऑफ किसका, यूरोजेनेटल साइनस, यानी एक तरीके डेवलपमेंटल एबिलिटी किसमें मिलेगी, बच्चों में मिलेगी। ये इसमें क्या है, एक तरीके से एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, एक तरीके से ब्लैडर के ऊपर है, ब्लैडर की एंटीरियर वॉल है वो एब्सेंट मिलेगी। ये इसके कारण क्या होगा हमारा, इधर ही पोस्टीरियर वॉल है इस तरीके से वो क्या होगी, एक्सपोज जाएगी तो सिंपल सी बात है उसमें फाइब्रोसिस वगैरह होगा और सब चीज़ें होगी, जिसके कारण क्या होगा, हमारी जो डिस्टिंक्शन होने वाली क्षमता हो जाती है इस तरीके से ब्लैडर की, वो खत्म हो जाएगी। और इससे क्या होगा, हमारी कंटिन्यूस ड्रिबलिंग है वो हमारी ब्लैडर में देखने को मिलेगी। ये ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट जो रहता है वो रहता है हमारा ऑगमेंटेड एंटेरोसिस्टोप्लास्टी। ये क्या रहता है, मैं बता रहा, एंटीरियर वॉल डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा कहते हैं पोस्टीरियर वॉल एक्सपोज हो जाती है, पोस्टीरियर वॉल एक्सपोज हो गई तो इधर फाइबर से देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या होता है, कंटिन्यूस ड्रिबलिंग है वो इस तरीके से देखने को मिलती है। जानने ये नॉर्मल पढ़ने जानने को मेन जानना का ट्रीटमेंट क्या होता है हमारा, एक तरीके से ऑगमेंटेड एंटेरोसिस्टोप्लास्टी, बहुत लंबा नाम है ये, थोड़ा सा नाम याद रखें ना। ऑगमेंटो मतलब क्या होता है, इधर कैपेसिटी बढ़ा, इधर कैपेसिटी कम हो गई, फाइब्रोसिस हो गया उसका एक तरीके से, जो एक्सपोजर हो गया इस तरीके ब्लैडर का हमारे एंटी के साइड पे, तो इस तरह ऑगमेंटेशन और क्या कहते हैं, एंटेरोसिस्टोप्लास्टी वगैरह, क्योंकि एंटायरिक जो हमारे इस तरीके से क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन उसको हम एक तरीके से काट के लगाते हैं इस तरीके से इसके पे वॉल पे। ये अब हमने किसके लगाई, हमारे बॉल वो काट के लगाई है इस तरीके से, स्मॉल इंटेस्टाइन काट के लगाई है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग प्रकार के एपिथेलियम में ट्रांजिशनल एपिथेलियम तो है नहीं है, तो उस चीज़ के कारण क्या हमारा इस तरीके से जो कौन सा कार्सिनोमा डेवलप होने की संभावना रहती है, जिसके कारण क्या होती है हमारा इस तरीके से एंटर का होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को लगाते हैं, जिसके कारण डेवलप होने की संभावना रहती है हमारे एडिनो कार्सिनोमा। तो ये आपसे कोई पूछे एंटेरोपिक वैसाइकी का जब भी केस आपको लग रहा हो पिछला रहा है, उसमें वो कैंसर की सस्पेक्शन आपसे पूछी है, तो वो क्या रहेगा, हमारा एडिनो कार्सिनोमा रहेगा। कार्सिनोमा और ब्लैडर जो है एक तरीके से सेपरेट टॉपिक रहेगा, जब हम इस तरीके से किसी बात करेंगे पैथोलॉजी के, दो टॉपिक रहते हैं पैथोलॉजी में, उसकी चर्चा करेंगे। तो हमारा क्या आता है, CA ब्लैडर और इससे क्या आता है, मेलोप्लेगिया, उनकी चर्चा तभी करेंगे। ये अब हम आते हैं ब्लैडर स्टोन पे, इनको पूछता नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ से बता रहा हूँ। हालांकि ब्लैडर स्टोन में एक तरीके से दो प्रकार के स्टोन रहते हैं हमारे, प्राइमरी स्टोन और सेकेंडरी स्टोन। प्राइमरी स्टोन क्या रहते हैं, प्राइमरी स्टोन होता है प्राइमरी लेवल में बनते हैं, कोई दूसरा कॉज नहीं होता। दूसरा कॉज का मतलब इधर कोई फंक्शनल कॉज नहीं है, एनाटॉमिकल डिफेक्ट नहीं है, या इस तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है इस तरीके स्ट्रेसेस के कारण स्टोन डेवलप होते हैं यूजुअली, वो चीज़ नहीं हो। इतने मतलब अचानक हवा में से उठक के इतने स्टोन डेवलप हो गया ये, हालांकि उसके भी कारण रहते हैं, जैसे डिहाइड्रेशन हुआ, उसके अलावा एक्सक्लूसिव मिल्क हुआ, मिल्क फीडिंग ज़्यादा कर दिया, इस तरीके से हमारा कार्बोहाइड्रेट की डाइट बहुत ज़्यादा है। ये एक पी डिस्पोजिंग फैक्टर के रूप में रह सकते हैं, कोज के रूप में सीधे कोई ऐसा कोज नहीं मिलता हमको, किसमें इस तरीके से प्राइमरी ब्लैडर स्टोन के रूप में। प्राइमरी ब्लैडर स्टोन क्या होता है हमारा, ब्लैडर स्टोन प्राइमरी जैसे कहते हैं नॉट रिलेटेड टू एनी कोज, प्राइमरी डेवलप है, किसी की दूसरे की मेहरबानी के कारण नहीं है, अपने आप में ही दम पे डेवलप है। इसमें बात चले तो जो मोस्ट कॉमन है वो आता है हमारा क्या, हमारा अमोनियम यूरेट। ये ज़्यादा टेक्निक कौन सा स्टोन रहता है हमारा, अमोनियम यूरेट स्टोन रहता है। यदि हम सेकेंडरी की बात करें चलो मोस्ट कॉमन कहाँ रहेगा, सेकेंडरी होगा, अदर कॉज से रिलेटेड रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अदर कॉज डेवलप होना आसान है, ब्रेन पोस्टर कॉज आ जाएगा, एनाटॉमिकल कॉज डिफेक्ट आ गया, जैसे एटोपिया वैसाइकी रहता है, और किसी एनाटॉमिकल डिफेक्ट आ गया उसके कारण है, फंक्शनल फैक्टर हो गया, न्यूरोजेनिक ब्लैडर हुआ, इसमें भी इस तरीके से भी तो ब्लड ने होने की संभावना है ना, ऑब्स्ट्रक्शन इसमें भले ही उसके नहीं हो, लेकिन इस तरीके से जो मसल वगैरह होते टोन वगैरह तो उस प्रकार काम कर ही नहीं है ना। मतलब इस तरीके से ये कि कोई अदर कोज से रिलेटेड है, अब वो कोई भी कोज हो सकता है,
उसके कारण जो डेवलप होता है सेकेंडरी स्टोन होता है। सेकेंडरी स्टोन में जो स्टोन होता है कॉमन वो होता है यूरिक एसिड (4/2 और ये यूरिक एसिड जो होता है मोस्ट कॉमन रहता है ओवरऑल। तो यानी कि ओवरऑल आपसे पूछा जाए खाली ब्लड स्टोन पूछा जाए आपसे तो आपको सेकेंडरी को पहले कंसीडर करना है। यदि वो एक तरीके से या तो हमारा देख लें कि कोई भी कॉज से रिलेटेड नहीं है, यदि इसको यदि वो एक्सप्लेन कैसे करेगा, या फिर एक तरीके से वो एक और चीज़ भी दे सकता है, वो दे सकता है हमारा क्रोनिक लग्जेटिव अब्यूज़। जैसे अमोनियम यूरेट का स्टोन एक तरीके से और जगह भी आ सकता है, या फिर इस तरीके सीधे क्रोनिक लग्जेटिव जो होते हैं हमारे उसके अब्यूज़ की हिस्ट्री दे। तो उसमें किस प्रकार का स्टोन डेवलप हो सकता है, हमारा अमोनियम यूरेट का स्टोन है वो इस तरीके से डेवलप हो सकता है। ये लास्ट में आता है हमारे इधर इधर जैक स्टोन। जैक स्टोन का मतलब ये कि इस तरीके से ये अल्ट्रासाउंड करेंगे तो पिन की तरह नज़र आएगा हमको ये। और ये किसके बने होते हैं ये पूछा जा सकता है। चारों पाँचों क्वेश्चन जो बता रहा हूँ सब कुछ ही आ सकते हैं। वो है हमारे कैल्शियम ऑक्सलेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम ऑक्सलेट डाईहाइड्रेट, उसके कारण डेवलप होता है हमारा क्या जैक स्टोन। इन्वेस्टिगेशन क्या रहती है हमारी, अल्ट्रासाउंड भी कराएंगे। ट्रीटमेंट क्या रह सकता है हमारा रहता है सिस्टोलिथियोप्लेक्सी और लास्ट के लिए सिस्टोलिथियोट्रांसफर कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हम आते हैं मेन थोड़े बहुत और टॉपिकों पे। बायोलोपले की चर्चा तभी करेंगे। शिस्टोसोमियासिस एक और टॉपिक आता है इसमें थोड़ा सा, जैसे मैं सर्जरी में बात करेंगे, सर्जरी के एक्सपर्ट क्या क्या पढ़ते हैं हम। शिस्टोसोमियासिस के बारे में चर्चा माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी जब भी टॉपिक आएगा हम पूरी चर्चा करेंगे, मेडिसिन की भी सर्जरिकल एक्सपर्ट की। ये तो माइक्रोबायोलॉजी यूजुअली तो बहुत छोटी रहती है, हमारे लिए लंबी रहेगी ये। तो इसके लिए याद आते हैं हमारा इंटेस्टिनल सिस्टाइटिस, काफ़ी तरीके से कॉमन क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सिस्टाइटिस काफ़ी बार पूछा गया आपसे, कभी सिस्टाइटिस लिख के देता है। सिस्टाइटिस का मतलब होता है हमारा इंफ्लामेशन हो गया देखिए ब्लैडर का। ये इसमें क्या होता है हमारा एक तरीके से हमारे अल्सर डेवलप होते हैं। किस प्रकार लीनियर ब्लीडिंग अल्सर डेवलप होते हैं फंडस पे। लीनियर ब्लीडिंग अल्सर किस पर डेवलप होते हैं, ऑन फंडस पे डेवलप होते हैं। किससे देखेंगे आप इसको, सिस्टोस्कोप से देखेंगे। ये इतना ही है और कुछ जानने की बात नहीं है। इसमें हम अल्सर नाम होते हैं हनर्स अल्सर भी कहते हैं, हनर्स अल्सर भी कह देते हैं। ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ट्रीटमेंट ऐसा कुछ खास का है नहीं है, बस ये कि अब थोड़ा सा बस और कुछ नहीं है। और रप्चर की बात करें चले, रप्चर में हमारा खाली बस अल्ट्रासाउंड की फंड नहीं पता होनी चाहिए। ब्लैडर रप्चर में थोड़ा सा रेडियोलॉजी वाला टाइप का टॉपिक आ गया ये। ब्लैडर रप्चर में इस तरीके से पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन जो टाइप का रप्चर रहता है वो रहता है हमारा इन एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर। तो पेरिटोनियम क्या जाएगा बहुत ज़्यादा फूल जाए तभी तो पेरिटोनियम में जाएगा ना, पेरिटोनियम के नीचे रहता है ब्लैडर हमारा। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल में कवर रप्चर हो सकता है, जो मैंने बताया पीवी सिम्पाइसिस के आगे रहता है वो इंजर्ड हो। वो किस में इंजर्ड होती है, हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में। तो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रहता है 80% केस में, और किसके कारण होता है, बाय रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण रप्चर होता है। ये सिम्टम के नाम पे सेम सिम्टम आते हैं दोनों टाइप के में, चाहे सुप्रापुबिक पेन हो, डिफिकल्टी पैसेज यूरिया, हिमेच्यूरिया नॉर्मल है। तो सीटी पे क्या फाइंडिंग मिलेगी, दोनों में इन्वेस्टिगेशन जो हमारे सीटी सिस्टोग्राफ रहता है। इन्वेस्टिगेशन जो है ध्यान रखें, सीटी सिस्टोग्राफी रहता है, सीटी सिस्टोग्राफी। उसमें क्या साइन देखने को मिलता है हमको, फ्लेम साइन। उसके अलावा क्या रहता है, पियर साइन देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा क्या रहता है, टीयर ड्रॉप साइन देखने को मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, टीयर ड्रॉप साइन ज़्यादा कॉमन है ये। वो भी साइन देखने को मिल सकता है, हम उसको उसी में कंसिडर करेंगे। ठीक है। हाँ, इसमें ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, एक तरीके से कोई भी हम सर्जरी नहीं करते, कोई ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन हो जाता है इसका। ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियम को करनी पड़ेगी, पेरिटोनियम इंजरी है, हर्निया वगैरह भी डेवलप हो सकता है। वो पेरिटोनियम को पूरा एक पाथवे मिलेगा एब्डोमिनल कंटेंट को पेरिटोनियम के इंजर्ड होते ही। ये इसलिए हमको प्रॉपर जो हर्निया वाली सर्जरी है
एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, जानने जरूरत है। सर्जरी की बात आएंगे, सर्जरी का जो तो कुछ टॉपिक छोड़ेंगे, तब उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे भी नहीं पता कि सही ढंग से इसका करते क्या है। तो ये चीज़ एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर हो तो उसमें क्या करते हैं हम, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर में जब भी हम उसमें भी यही करेंगे, सीधी सिस्टम का क्या साइन देखने को मिलेगा, हमको सन ब्रस्ट अपीयरेंस देखने को मिलता है। सीटी में हम देना ये सीटी की फाइंडिंग अलग रहती है हमारी, सीटी सन ब्रस्ट अपीयरेंस। कोई सन ब्रस्ट अपीयरेंस का दे ले, क्योंकि जो भी ब्लड है वो ऊपर की साइड जाएगा। इस तरीके से ऐसा लग रहा है नीचे से ब्रस्ट हुआ है और ऊपर जा रहा है। इस तरीके से ये ब्रस्ट हुआ, ब्रस्ट के बाद ऊपर जा रहा है, लग रहा है ब्रस्ट हुआ ब्लड से ऊपर जाने लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डैमेज हुआ है। और पेरिटोनियल कैविटी बहुत बड़ी है हमारा। ये यूएसजी में भी फाइंडिंग पूछ सकता है, और यूएसजी की फाइंडिंग होती है ब्लैडर इन ब्लैडर अपीयरेंस। ये ब्लैडर इन ब्लैडर अपीयरेंस। ट्रीटमेंट में बाकी जो थोड़ा मिलेगा, स्पॉन्टेनियस हीलिंग हो जाती है। और इसमें बात की जाए कोई भी डिफेक्ट हो पेरिटोनियम का, या हमने हर्निया में बात करेंगे इसको, जब सर्जरी में आएंगे तो चलो वहीं पे बात करेंगे। इसके एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करते हैं तरीके से, जिससे क्या होता है हमको रिपेयर का डिफेक्ट को, जो डिफेक्ट आया रेयर में, उसको बंद करते हैं। ये कार्सिनोमा की बात हम पैथोलॉजी में करेंगे, तो इसलिए अनाटमी वाला जो सिस्टम था वो तरीके से खत्म हुआ। खाली इसका एक ही लेक्चर होता है पैथोलॉजी का, जो कि हम तगड़े लेंगे। ये ठीक है।